हेलो दोस्तों, बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ हमेशा की तरह। मुझे कमेंट आया था कि कमेंट में कहा गया था कि मैं काफ़ी धीरे धीरे बात करता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली मेरी ये आदत नहीं है धीरे बात करने की। मैंने एक क्लिप आपके वीडियो में डाली है मैंने, जहाँ पर मैंने कॉलेज में एक लेक्चर लेते हुए मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड की थी अपनी खुद की। उसमें आप लोग देख सकते हो कि मैंने कैसे बात की है, कितनी स्पीड से मैंने बात की है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत धीरे, मेरी ये आदत नहीं है, मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं है धीरे बात करने वाली। बस ये है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें अगर तेज़ी से सिखाया जाए तो उनके दिमाग में वो बात घुसती नहीं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मुझे धीरे धीरे बात करनी होती है। आप ऐसे कर सकते हो कि आपकी जो वीडियो में यूट्यूब पर जो प्लेबैक स्पीड होती है ना, उसे आप बढ़ा सकते हो और मेरे जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उनको आप सुन सकते हो। अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत धीरे बात करता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा आइंदा से मेरे जितने भी वीडियोज़ आएंगे यूट्यूब पर, उनमें सब में मैं थोड़ा सा तेज़ी से बात करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं फिर से हमारे लेसन की तरफ। और लेसन में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पिछली बार कि वंदना शिवा के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं इस लेसन में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे एक कमेंट मिला था, और कमेंट इस तरह से था कि मैं बहुत धीरे धीरे बात करता हूँ और मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि हमारे सामने जब ऑडियंस होती है ना, तो बात कुछ और होती है। जैसे कि एक लेक्चरर जब होता है, वो जब किसी के सामने बात करता है या बहुत सारे लोगों के सामने जब बात करता है, तो उसका जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस के रिएक्शन के बेस पर लेक्चरर अपनी जो स्पीच होती है उसे चेंजेस लाते रहता है। अब देखिए, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे आवाज़ें आती है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई कुत्ता भौंक रहा है, इस तरह से। जब इंसान इस तरह से, तो क्या होता है, उससे मुझे डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। जब मैं लेक्चर हॉल में लेता हूँ तो बात कुछ और होती है। एवरीथिंग आई नीड टू नो आई लर्नड इन द फॉरेस्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो लेसन है ये सारा का सारा प्रकृति यानी जंगल, आबो हवा और ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। उससे पहले हम लोग ये जो 2 क्वेश्चन हैं, लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चन है जिसे हमें आंसर करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, हैव यू हर्ड ऑफ चिपको मूवमेंट? What is it significance? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, उसका महत्व क्या है। तो चिपको मूवमेंट, जैसे कि मैंने मेरे पिछले पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि चिपको मूवमेंट जो होता है वो थोड़ा और डिटेल में मैं समझाता हूँ। ये हिमालय में स्टार्ट हुआ था और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर जो औरतें थी वो पेड़ों से जाकर चिपक जाती है ताकि जो लॉगर्स होते हैं यानी कि जो पेड़ काटने वाले होते हैं, जो लोग पेड़ को काटने के बाद उन सारे के सारे जो लकड़ियाँ वगैरह होती है, मोटी मोटी लकड़ियाँ जो होती है, वो बेच देते हैं मार्केट में। और जब वो लकड़ियाँ बेचते हैं तो उससे उनको कुछ मुनाफा हासिल होता है, यानी कि प्रॉफिट हासिल होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटना। लेकिन देखा जाए तो ये पर्यावरण के लिए काफ़ी घातक है, और ना ही सिर्फ पर्यावरण के लिए बट हमारे लिए, इंसानियत के लिए भी काफ़ी घातक है। अब थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करो कि पूरी दुनिया में अगर इस धरती पर सारे पेड़ अगर चले जाएं तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे इंसानियत पर यानी आदमी पर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जब सारे पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन पैदा करने वाले जो पेड़ होंगे वो नहीं रहेंगे। तो इससे हम इंसान को जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, राइट। इसीलिए पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ें इस लेसन में सिखाई गई है हमको, तो वो हमें समझनी है। तो चिपको मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो हिमालय में हुआ था, और वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने क्या किया था, पेड़ों से जाकर लिपट गए और पेड़ों को उन्होंने बचाया कटने से। व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस क्या था कि वो चाहते थे कि अगर पेड़ काटा जाए तो सबसे पहले किसे काटा जाए, उन औरतों को काटा जाए, ठीक है। और ये चिपको मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो
चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय वुमन इन दिस मोमेंट। पहले ही मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ही मैंने पूरा डिटेल तौर पे मैंने बताया था कि औरतों ने क्या क्या किया, तो उसका क्वेश्चन यहाँ पर, उसका जो आंसर है इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये जो हस्ती है जो आपके सामने हंसते हुए दिखाई दे रही है हस्ती जो हंसते हुए दिखाई दे रही है, काफ़ी कॉमेडी है। चलो ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो ना कि ये जो पिक्चर है ठीक उसी तरह से वो अपने रियल लाइफ में भी वैसे ही हंसती है और एंजॉय करती है अपनी लाइफ को। आप देखोगे इसके हाथ में कुछ है जो एक पौधा है, राइट। इससे आपको पता चल गया होगा कि कितने वो नेचर के करीब है, राइट। स्टार्ट करते हैं। माई इकोलॉजिकल जर्नी स्टार्टेड इन द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय। वो क्या कहती है, सबसे पहली शुरुआत जो मेरी हुई थी वो यानी जर्नी, यानी कि जो उसका जो पर्यावरण को लेकर जो ये सफ़र था वो कहाँ से शुरू हुआ, वो हिमालय के जंगलों से शुरू हुआ। माई फादर वॉज अ फॉरेस्ट कंजर्वेटर एंड माई मदर बिकेम अ फार्मर आफ्टर फ्लीइंग द ट्रैजिक पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो अपने पिताजी के बारे में बता रही कि उनके जो पिताजी थे वो फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे, यानी उनको एक ड्यूटी दी गई थी, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो पेड़ वगैरह काटते हैं ना, वो ना काटे, कोई जानवरों को ना नुकसान पहुंचाए, इस तरह से उनका एक रोल अदा करते थे। वो एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसे फॉरेस्ट कंजर्वेटर कहा जाता है। एंड माई मदर बिकेम अ फार्मर आफ्टर फ्लीइंग द ट्रैजिक पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो इनका जो ताल्लुक है ना, ये आज के दौर में जो पाकिस्तान है वहाँ पर उनका घर था, वहाँ वो पहले रहते थे। लेकिन 1947 के बाद में जब यहाँ के लोग वहाँ चले गए और वहाँ के यहाँ आ गए तो काफ़ी तब्दीली हुई, काफ़ी मुसीबत लोगों को हासिल करनी पड़ी, बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, ठीक है। कुछ लोगों ने अपने जो लोग अपने जो करीब थे, जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी और सिर्फ जान माल का बहुत सारा नुकसान भी हुआ, ठीक है। तो आफ्टर फ्लीइंग द ट्रैजिक पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान से भागते हुए, फ्लीइंग मतलब अपने आप को बचाते हुए जब वो इंडिया में आए तो जो उनकी जो मदर थी वो क्या बन गई, वो एक फार्मर बन गई, मतलब एक किसान बन गई, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जो वंदना शिवा है उनको घर से ही उनको ऐसी शिक्षा मिली थी कि वो नेचर के बहुत करीब थी। It is from the Himalayan forest and ecosystem that I learned most of what I know about ecology. वो कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे नॉलेज हासिल हुई है वो भी क्योंकि वो हिमालयन फॉरेस्ट यानी उसका जो घर था, वो जहाँ रहती थी वो हिमालय पहाड़ के काफ़ी करीब रहती थी। तो वहाँ के जो आसपास का जो नज़ारा था, वहाँ के जो पेड़ पौधे और वहाँ के जो जंगल वगैरह, वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एंड इकोसिस्टम का मतलब होता है जो जानवर और पेड़ जब आपस में एक दूसरे के साथ में रिलेशन के साथ रहते हैं उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। इस धरती पर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे ये जब आपस में एक दूसरे के साथ में समझौता बनाकर जब रहते हैं तो उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स दैट आई लर्न मोस्ट ऑफ व्हाट आई नो अबाउट इकोलॉजी। The songs and poems are mother composed. उनकी जो माँ थी वो सिर्फ फार्मर नहीं थी, बट एट द सेम टाइम वो गाने वगैरह लिखती थी और पोएम्स लिखती थी, ठीक है। और वो सारे गाने, सारे पोएम्स किस पर निर्भर रहते थे, और सारे के सारे पेड़ पौधे, जंगल और जो हिंदुस्तान के फॉरेस्ट सिविलाइजेशन ये क्या चीज़ है मैं आगे आपको समझाता हूँ। माई इन्वॉल्वमेंट इन द कंटेम्प्रोरी इकोलॉजी मूवमेंट बिगैन विद चिपको मूवमेंट, a non-violent response to the large-scale deforestation that was taking place in the Himalayan region. My involvement in the contemporary ecology movement, वो कहती है कि ना जो ये आंदोलन, मूवमेंट यानी आंदोलन, इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण को लेके जो आंदोलन उसने छेड़ा था
वो पहला आंदोलन जो था वो चिपको मूवमेंट था, जिसमें उन्होंने भाग लिया था। ये एक अहिंसक आंदोलन था, यानी कि यहाँ पर हथियार वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ पर सिर्फ जो औरतें थी, मैंने जैसे बताया था, उन्होंने कौन सा भी हथियार हाथ में लेकर ऐसा कुछ अटैक वगैरह करना ऐसा कुछ नहीं था, बट उन्होंने ऐसा नॉन वॉयलेंट अहिंसक, जहाँ पर हिंसा का इस्तेमाल ना किया गया हो, इस तरह का ये आंदोलन था, और उसमें उसने अपना भाग दिया था। तो लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, ये जो चिपको मूवमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे थे। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब एक साथ बहुत सारे पेड़ काटे जाए, उसे कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द हिमालयन रीजन। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि जो ये चिपको मूवमेंट था, ये कहाँ पर हो रहा था? हिमालयन रीजन में। इन द 1970s, peasant women from my region in the Garhwal Himalaya had come out in the defense of the forest. ये चिपको मूवमेंट कहाँ पर हुआ एग्जैक्टली? गढ़वाल एक डिस्ट्रिक्ट है हिमालय में, जहाँ पर 1970 में ये जो वुमेन्स थी, ये अपने, और ये कौन से वुमेन थे, यानी कि कौन से औरतें थी? ये जो खेत में वगैरह या खलियान में यहाँ वहाँ काम करने वाले जो औरतें थी, किसान औरतें जो थी, ये उठकर अपने जो फॉरेस्ट है, अपना जो जंगल है, इसे बचाने के लिए, इसे डिफेंड करने के लिए एकजुट हुई और सामने आई। ठीक है। हैड लेड टू लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। लॉगिंग का मतलब होता है पेड़ काटना। एन एक्टिविटी ऑफ कटिंग डाउन द ट्री इज कॉल्ड एज लॉगिंग। ठीक है। और इसे जो काटने वाले जो लोग होते हैं उसे कहते हैं लॉगर्स। तो ये जो पेड़ काटने से बहुत नुकसान होते हैं। तो यहाँ पर मैं ना आप लोगों को बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है जब हम लोग पेड़ जब काटते हैं ना। जब हम लोग पेड़ काटते हैं तो पेड़ काटने के बाद बहुत सारे मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे कि बाढ़ आने के वक्त, जब बाढ़ आती है तो ये वही पेड़ होते हैं जो बाढ़ के पानी को रोकते हैं। बाढ़ का जो पानी है वो तेज़ी से ना बहे, और जब वो तेज़ी से, सपोज अगर ये बाढ़ का पानी अगर तेज़ी से बहना शुरू कर दे तो क्या होगा? उससे ये होगा कि जो सॉइल होती है ना, जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी बह जाती है पानी के साथ में, तेज़ बहाव में वो मिट्टी बहना शुरू कर देती है। और उससे क्या होता है कि एक लेयर होता है मिट्टी का, जो फर्टाइल लेयर होता है, यानी कि काफ़ी ताकत होती है उस मिट्टी में, वो मिट्टी बह जाती है। जब वो मिट्टी बह जाती है तो नीचे का जो लेयर का जो मिट्टी होता है वो इतना कुछ फर्टाइल नहीं होता, यानी उसमें उतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी पेड़ को उगा सके या इस तरह से। ठीक है। तो नीचे के जो रॉक्स वगैरह होते हैं, नीचे के उसके नीचे जो लेयर के जो पत्थर वगैरह होते हैं वो उभर जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। और बहुत ही कीमती मिट्टी होती है जब ये बहती है वगैरह। और तो दूसरा चीज़ ये है कि जब पानी जब जोर से बहने लगता है तो ये जो पेड़ के जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, वो जड़ क्या करती है? मिट्टी को पकड़ कर रखती है और बहने नहीं देती। ठीक है। ये काम करती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बड़े चट्टानों का जो टुकड़ा होता है वो घिरना शुरू हो जाता है। अक्सर बारिश के ज़माने में, बारिश के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि ना कि काफ़ी बड़ा हिस्सा चट्टान का घिर जाता है या सरक जाता है और नीचे रोड पर आकर बिखर जाता है। तो उसे कहते हैं लैंडस्लाइड्स। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब वहाँ पर पेड़ वगैरह ना हो तो वो उस ऐसे एरिया में जहाँ पर पेड़ होते ही नहीं, तो वो टुकड़े होकर गिर जाते हैं वो सब। ठीक है। लॉगिंग हैड लेड टू लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी यानी कि कमतरता, पानी की कमतरता। अब जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा अपने स्कूल के ज़माने में कि जब बारिश, जो ये पेड़ वगैरह होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये बारिश को आकर्षण करते हैं, यानी कि बारिश के पानी को आकर्षण करते हैं। जो जहाँ पर ज़्यादा बारिश, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश गिरती है, राइट। तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है यहाँ पर अगर पेड़ कट जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो जो बड़े बड़े चट्टानें वगैरह होती है तो वो कट कर गिरना शुरू हो जाती है। दूसरा, बाढ़ आना शुरू हो जाती है। उसके बाद में पानी की कमी महसूस होगी। उसके बाद में जो
चारा वगैरह होता है ना, गाय भैंस को खिलाने वगैरह, वो कमी हो जाएगी। क्योंकि जब पानी अगर बह जाएगा और जो वहाँ पर कुछ अगर उगेगा ही नहीं जंगलों में। एंड फ्यूल, लकड़ी वगैरह जलाना। फ्यूल का यहाँ पर मतलब होता है लकड़ी वगैरह जलाने के लिए जो लकड़ी वगैरह लगती है ना। आदिवासी जो लोग होते हैं वो अक्सर, देखो आदिवासी लोगों के पास क्या गैस वगैरह तो होता नहीं है कि वो जंगलों में कहाँ से गैस का फैसिलिटी वगैरह आपको मिलेगा वहाँ पर, राइट। तो वो क्या करते हैं, अपना खाना पकाने के लिए वो जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेकर आते हैं और फिर उन लकड़ियों से वो चूल्हा जलाते हैं वगैरह वगैरह। तो उन लकड़ियों को फ्यूल कहा गया यहाँ पर। सिंस वुमेन प्रोवाइड दिस बेसिक नीड्स, द scarcity meant longer walks for collecting water and firewood and a heavier burden. Since women provide these basic needs, the scarcity meant, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब यही होगा कि अगर पानी की कमतरता का मतलब है कि इन औरतों को, आदिवासी औरतों को जो जंगलों में रहती है, उन्हें पानी की तलाश में काफ़ी दूर जाना होगा। अभी क्या है, अभी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर वो रहते हैं गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, हिमालय में, वहाँ पानी की कोई कमी नहीं। लेकिन आगे उन्होंने ये अंदेशा लगाया कि अगर ये सारे पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा। जब ये सारे पेड़ कट जाएंगे तो ऑब्वियसली जो झरने वगैरह जो बहते हैं और जो कुछ कुछ छोटे छोटे जो नाले वगैरह, नदी नाले वगैरह बहते हैं, ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये बहना बंद हो जाएंगे। अगर ये बहना बंद हो जाएंगे तो पानी की कमी महसूस होगी। तो इन्हें पानी की तलाश में काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा। और सिर्फ पानी के लिए नहीं, फायरवुड यानी वही लकड़ियाँ जो चूल्हा जलाने के लिए काम में आती है, खाना पकाने के काम में आती है, उसे फायरवुड कहा जाता है। ठीक है, इनकी तलाश में भी उनको ज़्यादा दूर जाना होगा। क्योंकि जब वहाँ अगर वहाँ पर पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो फायरवुड नहीं मिलेगा। तो इनको वहाँ जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, राइट। एंड अ हेवियर बर्डन, तो वहाँ से ये काफ़ी तकलीफ भरा काम होगा उन औरतों के लिए। क्योंकि इनको ना बहुत सारा वज़न ढोकर वहाँ से अपने घर तक लाना, ये सब मुसीबत का काम हो सकता है, राइट। Women knew that the real value of forest was not the timber from the dead tree, but the springs and stream, food for their cattle and fuel for their earths. ये जो औरतें हैं ना, आदिवासी औरतें या जो औरतें जो रहती हैं वहाँ पर जंगलों में, जो ये औरतें रहती हैं, राइट। ये जो औरतें होती हैं इनको ना फॉरेस्ट की कीमत पता है, यानी इनको जंगलों की कीमत पता है। वॉज नॉट द टिम्बर, इनको ये पता है कि हमें सिर्फ जंगलों में से सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं मिलती, हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है। जैसे कि उन्हें पता है कि उन्हें जंगलों में पानी मिलता है, राइट, जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट द स्प्रिंग्स एंड स्ट्रीम्स, फूड फॉर देयर कैटल, पानी जंगलों में उन्हें पानी मिलता है। सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं, जंगलों में पानी भी मिलता है। और उनके जो जानवर वगैरह होते हैं जो उन्होंने पाले होते हैं, उनके लिए खाना भी होता है ये। एंड फ्यूल फॉर देयर अर्थ, अर्थ का मतलब एक टाइप का जो चूल्हा टाइप, जो पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के घरों में अपने हाथ से बनाते थे, वो जैसे कि मिट्टी का चूल्हा बनाते थे, उसको अर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती है। The women declared that they would hug the trees and the loggers would have to kill them before killing the trees. तो ये सारे औरतें एकजुट हो गई और इनको एकजुट करने वाली जो हस्ती थी, जो औरत थी, वो थी वंदना शिवा। ठीक है, ये वो चिपको मूवमेंट की सबसे बड़ा योगदान उन्होंने दिया था। तो सारी औरतें मिलकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाकर पेड़ों से लिपट जाएगी और डिक्लेयर करेगी कि अगर इन्हें पेड़ों को काटना होगा तो सबसे पहले ये सारे जो पेड़ काटने वाले जो लोग हैं, इन्हें सबसे पहले औरतों को काटना होगा। ठीक है, और जैसे पेड़ को लिपटने के साथ साथ वो गाना भी गा रही थी। गाने का मतलब यहाँ पर दिया है क्योंकि वो गाना जो है वो हिंदी में नहीं था, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में था, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो वो क्या कहती है, अ फोक सॉन्ग ऑफ दैट पीरियड सेड, उस दौरान जो उन्होंने गाना गाया था, दिस ब्यूटीफुल ओक्स एंड रोडोडेंड्रोन्स, वो कहती है कि ये जो पेड़ है, और ओक एक टाइप का एक पेड़ है जो बहुत मजबूत होता है,
ठीक है, उनके जो लकड़ियाँ वगैरह होती है ना काफ़ी मजबूत होती है। आज भी जब किसी इंसान को, मजबूत इंसान को अगर कोई उपाधि देनी हो तो हम वो कहते हैं कि ओक, जैसे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इसको ओक कहा गया है, ठीक है, ओक की उपाधि दी गई है। एंड रोडोडेंड्रॉन्स एक टाइप के ना छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो ज़्यादा उगते नहीं हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, उनको बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन्स, ठीक है। तो दिस ब्यूटीफुल ओक्स एंड रोडोडेंड्रॉन्स दे गिव अस कूल वाटर, ये क्या देते हैं हमें, ये जो पेड़ है हमें क्या देते हैं, हमें ठंडा पानी देते हैं, शीतल पानी देते हैं। डोंट कट दिस ट्रीज, वी हैव टू कीप देम अलाइव। एक मैसेज दे रही है गाना गाकर, एक गाने के रूप में ये मैसेज दे रही है उन लोगों को और कह रही है कि ये पेड़ पौधे आप लोग मत काटो, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ठंडा पानी मिलता है और इसी की वजह से हम जिंदा है और हमें इन्हें ज़िंदा रखना है, ठीक है। In 1973, I had gone to visit my favorite forest and swim in my favorite stream. Stream में बोलो तो एक छोटा सा तालाब भी बोल सकते हैं आप, जहाँ पर वाटरफॉल का जो पानी आकर जमा होता है उसे स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो चिपको मूवमेंट के बाद 3 साल बाद जब वंदना शिवा को कनाडा जाना था तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि कनाडा जाने के पहले वो अपनी जो फेवरेट स्पॉट है जंगल में, वहाँ जाकर वो स्विमिंग वगैरह करे। जब वो वहाँ जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि जिस पानी में वो पहले तैरा करती थी वो पानी पूरा का पूरा सूख चुका है, ठीक है। In 1973, I had gone to visit my favorite forest and swim in my favorite stream before leaving for Canada to do my PhD. वो कनाडा क्यों जा रही थी? PhD करने के लिए, PhD की डिग्री लेने के लिए। But the forests were gone and the stream was reduced to a trickle. यानी कि जो पानी, जब बहुत सारा पानी वहाँ होता था, बहुत सारा पानी वहाँ हुआ करता था, अब वहाँ पर सिर्फ चंद बूंद पानी के जमा होते और वो जो जंगल वहाँ पर होते थे, यानी वो जो पेड़ पौधे वहाँ पर आसपास होते थे, वो सारे के सारे वहाँ से गायब हो चुके थे। तो वंदना शिवा को ये बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ। उस दौरान वंदना शिवा ने ठान ली कि वो कुछ ना कुछ तो इस जंगलों के लिए करेगी, क्योंकि ये जंगल है तो हम हैं, राइट। आई डिसाइडेड टू बिकम अ वॉलंटियर फॉर द चिपको मूवमेंट एंड आई स्पेंट एवरी वेकेशन डूइंग पद यात्रास। वॉलंटियर ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं खुशी से, यानी खुद से अपनी खुशी से कोई अपनी एक सर्विस देते समाज के लिए, उसे वॉलंटियर कहा जाता है, ठीक है। वो खुद अपनी तरफ से काम करने की कोशिश करते। तो अब यहाँ पर वंदना शिवा ऐसी कोई थी जो खुद से जंगलों के लिए कुछ करना चाहती थी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था, वो था चिपको मूवमेंट। अब हर बार जब वो कनाडा से इंडिया आती थी तो वो पद यात्रा, यानी कि चलते हुए लोगों से मिलती थी और उन्हें समझाती थी कि जंगल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें जंगल को संभाल कर रखना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट, यानी कि उसका इंफॉर्मेशन निकालती थी, सर्वे वगैरह करती थी और एक पूरा डिटेल जमा करके रखती थी, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंटिंग। आई स्पेंट एवरी वेकेशन डूइंग पद यात्रास, वॉकिंग पिलग्रिमेज, डॉक्यूमेंटिंग द डिफॉरेस्टेशन एंड द वर्क ऑफ द फॉरेस्ट एक्टिविटिस्ट। तो यहाँ पर ना जो वंदना शिवा थी, जैसे कि मैंने बताया था कि वो कनाडा गई थी सीखने के लिए, PhD डिग्री हासिल करने के लिए, और जब भी वो इंडिया आती थी तो वो क्या करती थी, लोगों को जमा करती थी, लोगों को ये बताती थी कि कितना इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट हमारे लिए, ठीक है, हमारे अस्तित्व के लिए फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ वो लोगों को एकजुट करती थी ताकि वो लोग वंदना शिवा के लिए काम कर सके। और वो कौन से काम थे? ये सिर्फ वो काम थे जो जंगलों को लेकर, यानी जंगल को बचाना, यही काम वो लोग करते थे वंदना शिवा के लिए। डॉक्यूमेंटिंग द डिफॉरेस्टेशन, यानी वो डॉक्यूमेंटिंग द डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि कितने पेड़ काटे गए। आप लोग देखेंगे कि राह चलते जब आप लोग दोनों रोड के दोनों तरफ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कलर में रंगे जाते हैं, जैसे वाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन में
अक्सर देखा होगा कि कुछ पेड़ ऐसे रंगे हुए रहते हैं। एक्चुअली वो जो पेड़ होते हैं ना, वो सर्वे के तहत उन्हें गिना जाता है कि इतने पेड़। और कभी कभार ऐसा भी देखा होगा कि आप लोग कि वो पेड़ के ऊपर कुछ नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये गिनती होती है पेड़ों की कि उस एरिया में उतने स्क्वायर मीटर में कितने पेड़ है, राइट। तो एंड द वर्क ऑफ द फॉरेस्ट एक्टिविटीज, उसके साथ में जो वंदना शिवा के साथ में जो लोग जुड़ते हैं उन्हें एक्टिविटीज़ कहा जाता है, जो जंगलों को बचाने के लिए कुछ करते हैं। एंड स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ चिपको। तो यहाँ पर मैं ये पार्ट 2 एंड करता हूँ। पार्ट 3 के लिए आप वेट कीजिए वीडियो को। मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और देखिए, ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ना, इससे बहुत मेहनत लगती है। ये आपको आधे घंटे का वीडियो आपको लगता है यूट्यूब पर, लेकिन ये यूट्यूब पर आधे घंटे का वीडियो नहीं होता। इसे प्रोसेस करने के लिए, इसे बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो इसके पीछे मेहनत है। अगर आप थोड़ा बहुत मुझे अगर सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि मेरा और मोटिवेशन बढ़ जाए। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बोलते आ रहा हूँ, तो अपने लोगों को शेयर कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो मेरे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे आपका ये जो चैनल है बीइंग इंग्लिश क्लासेस, ये सर्च टर्म पे नहीं आ रहा, यानी लोगों तक नहीं पहुंच रहे ठीक से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बीइंग इंग्लिश क्लासेस की वीडियोस। थैंक यू सो मच।